हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए, जरूर देख लीजिएगा उन लेक्चर्स को। और आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइन। तो जो साउंडनेस टेस्ट है हमारे सीमेंट का, वो क्या डिटरमाइन करता है? क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, या फिर इनिशियल सेटिंग। तो अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट की अगर हम बात करें तो उसके कंपोनेंट की बात करते हैं। सीमेंट के कंपोनेंट की बात करें तो एक ट्रिक है जो कि है मिसाल या फिर सलीम। तो मिसाल या फिर आप सलीम किसी से भी याद कर सकते हैं। तो फिर एल से हमारा क्या है? एल से हमारा लाइम है, जो कि 62 से लेके 65% 67% के बीच में होना चाहिए। 62 से लेके अगर हम बात करें 67% ले लेते हैं, तो 62 से लेके 67% के बीच में होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा लाइम। लेकिन अगर वो अपने परसेंटेज से एक्सेस हो जाती है तो उसके वजह से हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? उसके वजह से हमें अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अनसाउंडनेस देखने को मिलता है। बेसिकली क्या होता है अनसाउंडनेस? क्या होता है कि हमारी जो सीमेंट है वो हम कहीं पे अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें क्या होगा, आपको वॉल्यूम चेंज होने को देखेगा, वॉल्यूम चेंज दिखेगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होने से क्या होगा? जैसे हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है हमारा? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब एरिया हमारा चेंज हो गया। सपोज ये था वॉल्यूम चेंज होकर एरिया इंक्रीज हो गया, तो एरिया इंक्रीज हो गया तो स्ट्रेस लेने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फेलियर देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारे लिए सीमेंट साउंड होनी चाहिए। जो सीमेंट है हमारी, जो सीमेंट है वो हमारी साउंड होनी चाहिए, अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकंड हमारा होता है सिलिका। अगर हम सिलिका की बात करें तो सिलिका का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 17 से लेकर 25% के बीच में होना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम इसकी बात करें कि एक्सेस होने की वजह से इसमें क्या चेंज करने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, तो सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। सेटिंग टाइम में चेंज देखने को मिलता है सिलिका में, अगर वो अपने परसेंटेज से इंक्रीज कर जाए। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो थर्ड है हमारा एल्यूमिना। एल्यूमिना की बात करें तो 3 से 8% के बीच में होना चाहिए। 3 से 8% के बीच में होना चाहिए। ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेल अगर ये भी एक्सेस में हो जाती है तो हमारी जो सीमेंट है वो वीक हो जाएगी, वीक कर देगी हमारी सीमेंट को। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन तो हमारा हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक तो ये हमारे लिए कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो 1 से लेकर 4% के बीच में होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पर अगर हम मैग्नीशिया की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया की अगर बात की जाती है तो मैग्नीशिया हमारा 1 से लेकर 3% के बीच में होना चाहिए। मैग्नीशिया की बात करें तो ये बेसिकली हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर ये भी अपने परसेंटेज से एक्सेस हो गया तो इसके वजह से भी हमें अनसाउंडनेस देखने को मिलती है। तो एक तो हमें लाइम की वजह से अनसाउंडनेस देखने को मिलती है, एक हमें मैग्नीशिया की वजह से भी अनसाउंडनेस देखने को मिलती है। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साउंडनेस का जो टेस्ट करते हैं, हम पता करते हैं कि साउंड है कि नहीं हमारी सीमेंट, वो क्या पता करता है? तो ऑब्वियसली हमारी फ्री लाइम का क्वांटिटी पता करेगा, क्योंकि लाइम और मैग्नीशिया और सल्फर की वजह से हमें साउंडनेस अनसाउंडनेस का देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। इवन ईएससी 2013 में पूछा गया, एसएससी में 2 बार पूछा गया, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट विच हैज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ पी। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है किसी, जो हमारा सीमेंट है उसकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है पी। अब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किससे पता करते हैं? हम विकेट एपरेटस से पता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम सारे एमसीक्यू इनसे रिलेटेड हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एक एमसीक्यू हो गया कि विकेट एपरेटस क्या बताता है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बताता है, जो कि हो गया पी। अब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बेसिकली है क्या? तो अगर हम बात करते हैं विकेट एपरेटस की, तो एपरेटस की डायमेंशन देखते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो डायमीटर इसकी होती है 80 mm और हाइट होती है 40 mm। तो हाइट है हमारी 40 mm और डायमीटर आपको देखने को मिलेगी 80 mm। वेल यहीं पे इसके पास एक प्लंजर होता है, इसका एक प्लंजर होता है, जिसकी प्लंजर की डायमीटर की बात करें, अगर प्लंजर की डायमीटर की बात करें तो 10 mm होती है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये 50 mm होता है। और अगर इसके वेट की बात करें, सब इंपॉर्टेंट डायमेंशन से डायमेंशन पूछा गया है, वेट ऑफ प्लंजर पूछा गया है। वेट ऑफ प्लंजर हो जाता है हमारा 300 ग्राम। तो ये सब तो विकेट एपरेटस की बेसिक आइडिया है। अब क्या करते हैं कि इसमें हम सीमेंट का सॉल्यूशन, सीमेंट रखते हैं और वाटर अमाउंट इंक्रीज करते जाते हैं, मतलब वाटर को हम ऐड करते हैं। अब इस तरीके से हम वाटर ऐड करते हैं कि जब हमने इसमें ये पेस्ट, सीमेंट का जो पेस्ट है इसमें पुट किया, तो क्या है कि प्लंजर जब इंसर्ट किया हमने, जब प्लंजर इंसर्ट किया तो टॉप से 30 से लेके, जो टॉप है हमारा, जो टॉप है, टॉप से 30 से लेके, टॉप से हमारा 30 से लेके 35 mm तक
30 से लेके 35 mm तक वो इंसर्ट हो जाना चाहिए, 30 से लेके 35 mm तक इंसर्ट हो जाना चाहिए। और बॉटम से कितना रह जाना चाहिए, बॉटम से बात करें तो 5 से 7 mm इंसर्ट पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ऊपर से बात करते हैं टॉप से, तो 33 से लेके 35 mm तक पेनिट्रेट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर वो नीचे अगर बॉटम से बात करता है तो 5 to 7 mm से पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो जिस वाटर क्वांटिटी पे हमें ये देखने को मिलता है, वही वाटर क्वांटिटी हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है, जिसको हम पी से शो करते हैं। अब इसमें जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ द पी इज अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, वही अभी जो है हमारा, तो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना वाटर अमाउंट यूज किया जाएगा। तो आप अभी यहाँ देखो कि सिविल में पूछा गया, एसएससी जेईई के पेपर में 2020 में, 2018 में पूछा गया है, फिर आप यहाँ देख सकते हो ईएससी में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया। मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो अगर हम बात करें तो जो पी था वो कौन सा वाटर कंसिस्टेंसी था, जिसपे हमारा ये या तो टॉप से 33 से लेकर 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, तो जिस वाटर कंटेंट पे ये पेनिट्रेट कर जाएगा वो पी हो गया। लेकिन इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए सबसे पहली बात विकेट एपरेटस ही यूज करते हैं, लेकिन जो हमारी निडल है वो चेंज हो जाती है। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो हमारी निडल, ये भी एक एमसीक्यू है, 1 mm का स्क्वायर निडल लेते हैं, 1 mm की स्क्वायर निडल को लेते हैं हम, 1 mm की स्क्वायर निडल को लिया जाता है। और जो हमारा वाटर कंटेंट हम लेते हैं, वाटर कंटेंट जो लेते हैं, वाटर क्वालिटी है वो है 0.85 पी, मतलब जो वाटर कंसिस्टेंसी हमने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का वाटर कंटेंट है उसमें उसका 85% लेते हैं, तो 0.85। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज 1 डे, मतलब टी ओ की वैल्यू हमें 1 डे दे रखी है, टीपी की पेसिमिस्टिक टाइम की वैल्यू दे रखी है हमें 8 डे। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं मोस्ट लाइकली टाइम की बात करते हैं तो वो हमें टीएम की वैल्यू दे रखी है 3 डेज। तो अब वो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6, टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6। तो टीपी की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, टी नॉट की वैल्यू 1 अपॉन 6, मतलब बेसिकली 7 अपॉन 6। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या है, और कोई ऑप्शन 1 से तो शुरू नहीं हो रहा, ये सारे ऑप्शन तो गलत है। इसका मतलब ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1.167 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द हाइट ऑफ अ सैंपल सैंड टू बी टेस्टेड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो जो सैंपल ऑफ सैंड है उसकी हाइट हमारा 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट ऑफ द सैचुरेटेड सैंड दे रखा है, हमें सैचुरेटेड सैंड की वैल्यू दे रखी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो बल्किंग ऑफ सैंड की वैल्यू निकालनी है, बल्किंग ऑफ सैंड कितना होगा ये निकालना है। तो अगर हम बल्किंग ऑफ सैंड की फॉर्मूले की बात करें तो जो सैंपल ऑफ सैंड होता है उसमें हम सैचुरेटेड सैंड को माइनस करते हैं और नीचे हमारा सैचुरेटेड सैंड ही रहता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 माइनस 16 अपॉन 16। तो 20 माइनस 16 मतलब 4 अपॉन 16। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें परसेंटेज में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 100 से मल्टीप्लाई, 4 को 16 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, और 100 अपॉन 4 क्या होता है हमारा 25% होता है। तो आंसर हमारा आ गया 25%, जिसका मतलब क्या है कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एसएससी जेईई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग फॉर क्वांटिटी ऑफ 20 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए जो सैम्पलिंग है, मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी लेनी चाहिए हमारी सैम्पलिंग की। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ हमारा डाटा है जो हमें याद रखना चाहिए। अगर हम उस डाटा की बात करें तो डाटा हमारा ये है कि एक तरफ हम लेंगे क्वांटिटी, एक तरफ हम लेंगे क्वांटिटी, और एक तरफ लेंगे हम नंबर ऑफ सैंपल, की कितने नंबर ऑफ सैंपल हमें लेने चाहिए। एक तरफ हमारा क्वांटिटी हो जाएगा और एक तरफ हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सैंपल। क्वांटिटी हमारा मीटर क्यूब में है, तो अगर हम बात करें तो पहले 1 से लेके 5 तक, फिर 5 से हमारा 16 तक, देन 16 टू 30 होता है, देन 16 टू 30। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर हमारा 16 है तो यहाँ पर 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हमारा आएगा 15। तो 5 से 15, 16 से 30, देन 31 से हमारा 50 मीटर क्यूब, और फिर हमारा 50 मीटर क्यूब से ग्रेटर। तो अगर हम बात करते हैं इसकी जो 1 से लेके 5 मीटर क्यूब के बीच में है, तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 1, और 5 से लेके 15 के बीच में हमारा 2, 16 से 30 के बीच में हमारा हो जाएगा 3, 31 से 50 मीटर क्यूब के बीच में हो जाएगा हमारा 4, और हर 50 मीटर क्यूब इंक्रीज होने पे, एट एवरी 50 मीटर क्यूब इंक्रीज होने पे हम +1 कर देंगे हर सैंपल में। मान लो जैसे 100 मीटर क्यूब के लिए निकालना है, तो पहले हमने यहाँ तक 50 तक के लिए तो 4 हो गया, 4 हो गया 50 तक के लिए, बचा कितना इसमें 50 मीटर और बचा, तो 1 प्लस किया, तो मतलब टोटल कितना हमारा 5। ऐसी 150 मीटर क्यूब के लिए निकालना होगा तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हर 50 मीटर क्यूब पे हमारा +1 होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि 20 मीटर क्यूब के लिए निकालो, 20 मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, 20 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ सैंपल लगेगा। तो अगर हम बात करें 20 मीटर क्यूब की, तो हमारा ये इसके बीच में आएगा, 16 से 30 मीटर क्यूब के बीच में आएगा।
तो 3 नंबर ऑफ सैंपल विल बी द करेक्ट आंसर कि 3 नंबर ऑफ सैंपल यूज होंगे हमारे मिनिमम एज अ फ्रीक्वेंसी जब हमारा 20 मीटर क्यूब कंक्रीट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर एक तरफ हमारा लीच एटिलियर टेस्ट, बीबी टेस्ट, ब्लेन एयर परमिबिलिटी टेस्ट, विकेट एपरेटस दे रखा है, एक तरफ हमें साउंडनेस दे रखा है, कंसिस्टेंसी पूछ रहा है और इन सबको मैच करना है। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो लीच एटिलियर टेस्ट हमारा बेसिकली अनसाउंडनेस को पता करने के लिए यूज किया, सॉरी साउंडनेस पता करने के लिए यूज किया जाता है कि हमारी सीमेंट साउंड हो गई, साउंड है या फिर अनसाउंडनेस हो गई है लाइम की वजह से। अगर लाइम की वजह से पता करना है तो लीच एटिलियर किया जाता है। लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से करना है तो वो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है, तो वो ऑटोक्लेव टेस्ट है, लेकिन वो भी साउंडनेस को पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो लीच एटिलियर हमारा साउंडनेस के लिए पता करने के लिए यूज किया जाता है, तो पी का 1 ही हो जाएगा, पी का 1 हो जाएगा। तो पी के 1 होने से ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर हम बात करते हैं वीबी टेस्ट की तो ये हमारा बेसिकली कंसिस्टेंसी बताने के लिए यूज किया जाता है, कंसिस्टेंसी बताने के लिए यूज किया जाता है और वर्केबिलिटी बताने के लिए यूज किया जाता है जो हमारी कंक्रीट है। तो क्यू का क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, क्यू का हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पर और चेक कर लेते हैं, अगर हम बात करें फाइननेस ऑफ ओपीसी, फाइननेस पता करने के लिए हम ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो आर का 4 हो गया, ये भी करेक्ट है। और विकेट एपरेटस तो अभी हमने देखा कि कंसिस्टेंसी और इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा एस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक, इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है? लाइमस्टोन, जेनेसिस, ग्रेनाइट या फिर डोलेराइट। 2021 में सीसीआई में पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आप हमारा बियॉन्ड डिग्री सिविल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएंगे, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन इज डिटरमाइंड बाय, जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है इन लाइमस्टोन इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इनमें से कौन से टेस्ट के कारण हम जो अमाउंट है अपना लाइमस्टोन का वो कैल्शियम कार्बोनेट का लाइमस्टोन में कैसे पता कर सकते हैं? बाय एसिड टेस्ट या फिर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से, बॉल टेस्ट या फिर हीट टेस्ट से। सिविल 2020 में एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट से हम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंस पता करते हैं, अमाउंट पता करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसको किस तरीके से किया जाता है, तो सबसे पहले हमें 1 टीस्पून पाउडर लाइम लेना है। तो 1 टीस्पून हमें मतलब बहुत ही छोटा सा पाउडर लाइम लेना है। सबसे पहले हमें इसको पाउडर लाइम लेना है, उसके बाद हम इसको मिलाएंगे। तो हमें इसको मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करना है किसमें डाइल्यूट करना है? हमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है 10 ml 10 ml का डाइल्यूट करना है, हमें डाइल्यूटेड HCl लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 24 आवर्स के लिए रखना है, हमें 24 आवर्स के लिए उसको वहीं पे रखना है। जब 24 आवर्स के लिए रख लेंगे तो हमें ऑब्जर्व करना है। अब 2 तरीके की ऑब्जर्वेशन मिलेंगी, जब ये रख लिया हमने तो ऑब्जर्व करना है। तो अगर हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया तो हम देखेंगे अगर हमारा जो रेसिड्यू है, जो हमने जिसमें भी रखा है, यहाँ पर जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू बहुत ही कम है। रेसिड्यू क्या है? बहुत ज्यादा लेस है। और जो एफरवेसेंस होता है, जो एफरवेसेंस होता है वो अगर बहुत ज्यादा है, मतलब एफरवेसेंस ज्यादा है और हमारा रेसिड्यू बहुत कम है, अगर वो बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट की चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसके जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्योर लाइमस्टोन माना जाएगा। तो ये वाली कंडीशन में कौन सा हो जाएगा? प्योर लाइमस्टोन माना जाएगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करें इसका बिल्कुल अपोजिट ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। अब ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिला कि आपको रेसिड्यू बहुत ज्यादा है, रेसिड्यू आपको बहुत ज्यादा मिला है, एफरवेसेंस बहुत कम मिला है। तो रेसिड्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको क्या माना जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट बहुत कम है। इसका मतलब ये क्या है, हाइड्रोलिक या फिर इम्प्योर लाइमस्टोन देखने को मिला है, मतलब इम्प्योर या फिर हाइड्रोलिक लाइमस्टोन देखने को मिला है इस कंडीशन में। तो इसके कारण हम पता कर सकते हैं, ऐसे टेस्ट के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है कि नहीं। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सा है जो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है? लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक, बेसाल्ट मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेनाइट आर्गिलिसियस रॉक या फिर सैंडस्टोन जो हमारे इग्नियस रॉक होता है। सबसे पहली बात तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में हमारा आर्गिलिसियस रॉक नहीं आता। आर्गिलिसियस रॉक हमारा केमिकल फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने उसको डिफाइन करा है। तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन के बेसिस पे, हमारे 3 तरीके के फॉर्मेशन होते हैं। एक होता है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है? हमारे मोल्टन लावा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से होता है। जो मोल्टन लावा हमारा जब ठंडा होता है उसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होती है वो हमारा इग्नियस रॉक होता है। अगर वहीं
वहीं पे आप सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो जो बड़े-बड़े हमारे चट्टान है, जो बड़ी-बड़ी रॉक्स है, उनके जो सेडिमेंट के ब्रेकडाउन होने, वेदरिंग होने की वजह से और डिपोजिशन होने की वजह से सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। इसका बहुत अच्छे-अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे सैंडस्टोन हमारा इसका एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल है। लाइमस्टोन की बात करें, अगर हम लाइमस्टोन की बात करें तो ये भी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल। इग्नियस की बात करते हैं तो हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट की बात करें तो हम ग्रेनाइट जो है हमारा सेडिमेंट्री वो इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गए, तो बेसाल्ट हो गया या फिर ट्रैप हो गया, ये सब इग्नियस रॉक के एग्जांपल है, इग्नियस रॉक के एग्जांपल है। और लास्ट वन है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग कौन सी हो गई, या तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक हो गई या फिर हमारी इग्नियस रॉक हो गई। जब इस पे हम बहुत ज्यादा हीट या फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे, मार्बल हो गया, जेनेसिस हो गया, स्लेट हो गया, तो मार्बल, जेनेसिस हो गया या फिर हमारा स्लेट हो गया, तो ये सब हमारा मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्टली मैच्ड है। वहीं पे बेसाल्ट की बात करते हैं तो बेसाल्ट हमारा इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और सैंडस्टोन की बात करें तो ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। एसएससी जेईई 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ, तो लाइमस्टोन इनमें से कौन सा टाइप का रॉक माना जाएगा, प्लूटोनिक रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर हमारा सेडिमेंट्री रॉक है या फिर इग्नियस रॉक है। तो अगर हम बात करते हैं प्लूटोनिक रॉक है कि मेटामॉर्फिक, तो अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा था कि सैंडस्टोन और लाइमस्टोन हमारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक वो होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग बड़े बड़े रॉक है, उनके पार्टिकल्स के ब्रेकडाउन की वजह से, चाहे वो एनिमल्स की वजह से हो या प्लांट की वजह से, उनकी वेदरिंग की वजह से जो रॉक हमारे फॉर्म होते हैं वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक हो गया। और जब बड़े बड़े रॉक पे हमारा हीट एंड प्रेशर लगता है तो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। मॉल्टन लावा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। तो लाइमस्टोन हमारा, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सब हमारे सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। एसएससी जेईई 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मोर्स हार्डनेस नंबर ऑफ द टोपैज। सबसे पहली बात, मोर्स का जो मोर्स स्केल जो है वो हमारा हार्डनेस बताने के लिए यूज किया जाता है। तो टोपैज का मोर्स नंबर पूछा जा रहा है, जो कि हमारा एसएससी में पूछा जा चुका है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारी एक ट्रिक चलती है, जो कि ट्रिक आपको याद रखनी है। टू गेट कैंडी फ्रॉम आंटी फैनी, टू गेट कैंडी फ्रॉम आंटी फैनी, क्विट टीजिंग cousin डैनी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बोल रहा है क्विट टीजिंग कजन डैनी। तो टू गेट कैंडी फ्रॉम आंटी फैनी, क्विट टीजिंग कजन डैनी। तो टी से हमारा क्या है, टेल्क हो जाएगा। टी से हमारा हो गया टेल्क। अगर हम जी की बात करें तो जी से हमारा जिप्सम हो जाएगा। सी से बात करते हैं तो हमारा है कैल्साइट, सी से हमारा हो जाता है कैल्साइट। फिर हमारा आता है फ्लोराइट। देन ए से हमारा आता है एपेटाइट, ए से हमारा आता है एपेटाइट। एफ से हमारा आता है यहाँ पर ऑर्थोक्लास फेल्सपार। क्यू से यहाँ पर हमारा आएगा क्वार्ट्ज। अगर हम क्यूबिक्स की बात करें तो क्यूब से हमारा आता है क्वार्ट्ज। टी से बात करें तो ये हमारा टोपैज, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। सी से हमारा आता है कोरंडम, और डी से हमारा सबसे कोरंडम, और डी से हमारा सबसे लास्ट एंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो कि है हमारा डायमंड। और इसको हम अगर नंबर दे दें तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमारा टोपैज का ही पूछा जा रहा था, टोपैज के बारे में पूछ रहा है। तो टोपैज का आप देख सकते हो 8 नंबर हमारा आ रहा है मोर्स स्केल पर। तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट रॉक एग्रीगेट। अगर हम ग्रेनाइट रॉक की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा हमारा बिल्कुल ऑप्टिमम नंबर ऑफ बैठ रहा है, जो कि हमारे ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, सबसे पहली बात, स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अबव टू 2 रहता है, 2.6 के अप्रोक्सीमेटली रहता है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं तो 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में वेराई करती है। 1.16 से लेके स्टोन की तो यहाँ पे होती ही नहीं है। रॉक्स का ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये बी और डी तो कहीं से भी नहीं आएंगे। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रेनाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.6 से लेके 2.9 देखने को मिलती है हमारी। एसएससी जेईई 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैंड टूल यूज्ड फॉर क्वेरिंग। तो क्वेरिंग के लिए कौन सा हैंड टूल यूज किया जाता है। अगर हम
क्वेरिंग की बात करें तो क्वेरिंग किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? सबसे पहली बात तो जब हम क्वेरिंग की बात करते हैं तो क्वेरिंग यूज किया जाता है हमारा कटिंग करने के लिए, जो हमारे स्टोन्स है उनको मतलब उनको निकाल के कट करने के लिए हम क्वेरिंग को यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हैंड टूल यूज किया जाएगा? क्वेरिंग वायर यूज किया जाएगा, एक्सएसएम यूज किया जाएगा, या फिर हमारा पियर यूज किया जाएगा। तो पियर हमारा क्वेरिंग के प्रोसेस में यूज ही नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। वेल अगर हम बात करें तो क्वेरिंग की मैन्युफैक्चर के लिए इसको यूज किया जाता है एक्सएसएम को। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा मैन्युफैक्चरिंग की क्वेरिंग की मैन्युफैक्चरिंग में एक्सएसएम यूज किया जाता है। वायरिंग वायर की बात करें तो कटिंग के लिए यूज किया जाता है हमारा, कटिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अभी हम हैंड टूल की बात करेंगे, जो स्टोन है उसकी क्वेरिंग करने के लिए, जो स्टोन है उसकी क्वेरिंग करने के लिए हमारा कौन सा टूल यूज किया जाता है? तो वो है हमारा हैमर। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेगमेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इनमें से पेगमेटाइट जो है ये किसका एग्जाम्पल है? पेगमेटाइट की बात की जाए तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? तो सबसे पहली बात ये इग्नियस, जो पेगमेटाइट है ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तो सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक तो कैंसिल हो गया, जो हमें पता है कि अभी किस तरीके से फॉर्म होता है, हमने पहले भी देख लिया, तो उसको बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पे दो तरीके की रॉक होती है, जैसे सपोज ये वोल्केनो है हमारा और इसके अंदर हमारा लावा है। तो जब लावा हमारा अंदर ही रहता है और अंदर ही सॉलिडिफाई होकर रॉक्स में फॉर्म हो जाते हैं, तो ये हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं। और जब लावा बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस पर, वहां पर एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आके ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, और उसके बाद हमारा जो रॉक फॉर्म होता है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। लेकिन अब यहाँ पर वो पेगमेटाइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो पेगमेटाइट हमारा अंदर ही विद इन द अर्थ क्रस्ट हमारा सॉलिडिफाई होता है और फिर एक नए रॉक में कन्वर्ट होता है। ये कोर्स ग्रेन्ड होते हैं ये, और बहुत स्लोली में कूल डाउन होते हैं। तो बेसिकली इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो पेगमेटाइट है, ये एक एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टोन होगा तो उसका जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? तो लेस देन 20 होना चाहिए, 20 से 60 होना चाहिए, 60 से 80 होना चाहिए, ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। मेगा पास्कल में बात करें तो अगर हम बात करते हैं गुड जो क्वालिटी की स्टोन होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारी ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसएससी जेईई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एग्रीगेट कंप्लीटली पास थ्रू अ सीव ऑफ साइज 75 mm एंड रिटेन्ड ऑन अ सीव ऑफ साइज 60 mm। तो जो एक हमारा एग्रीगेट है वो 75 mm की सीव से तो पास कर गया, लेकिन ये 75 mm की सीव से पास कर गया और हमारी जो 60 mm की सीव है वहां पर आके रिटेन कर गया। 60 mm की सीव है वहां पर आके हमारा रिटेन कर गया है। तो अब वो बोल रहा है कि द एग्रीगेट विल बी नोन एज इलोंगेटेड एग्रीगेट इफ इट्स लेंथ इज नॉट लेस देन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर हमें बताना है कि वो जो हमारा एग्रीगेट है वो इलोंगेटेड है तो उसकी लेंथ कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने शायद गलती से ये बोल दिया है कि कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो नहीं, बट कितने से कम मतलब कितनी कम से कम कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही हो सकती है। तो अगर हम बात करें इलोंगेशन की, तो इलोंगेशन की कंडीशन हमें पता है। इलोंगेशन की कंडीशन को जब हम कोई एग्रीगेट है तो इलोंगेटेड कब कहते हैं? जब वो एटलीस्ट 1 टाइम हो, 1.8 टाइम हो हमारे एवरेज साइज का, जो हमारा एवरेज साइज निकल के आएगा एग्रीगेट का उसका 1.8 टाइम हो एटलीस्ट। तो हम अगर बात करें एवरेज निकाल लेते हैं सबसे पहली बात, तो ये हमारा 75 + 60/2, क्योंकि दो है तो 75 + 60/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, 135/2। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा एवरेज साइज आ गया 135/2। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 1.8 टाइम्स होना चाहिए। मतलब 1.8 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.8 × 135/2, 135/2। तो 1.8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख देते हैं। तो ये 2 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 9 टाइम्स आ गया। तो 135 में अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर 10 से डिवाइड कर दूं, मतलब डेसिमल लगा दूं, तो 5 9 सा 45 4 कैरी, और 9 5 सा 45 4 कैरी, 9 3 सा 27 28 29 30 31 1 एंड 3 कैरी, एंड 9 1 सा 9 और 3 प्लस कर देंगे हम तो हो जाएगा 12, हमारा 10 11 12, तो 12 हो जाएगा ये। और हमारा डेसिमल चल ही रहा है, मतलब 10 हमारा चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 121.5। 121.5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 121.5 mm। तो ये एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम हमारी निकल के आ गई है। तो ऑप्शन में देखते हैं 121.5 हमारा आ रहा है। ऑप्शन में चेक करते हैं कि क्या आ भी रहा है हमारा आंसर कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था यस, तो 121.5 डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एसएससी जेईई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो लेंथ है, मिनिमम लेंथ एटलीस्ट हमारी 121.5 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। तो इनमें से कौन सी जो हमारी
स्टोन है, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा एबिलिटी है रेजिस्ट करने का, फायर को रेजिस्ट करने का? तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन से हमारे कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, रेड मार्बल एंड शेल। तो जो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन है इसकी सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है फायर को रेजिस्ट करने की, बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्सटेंट तक। ये एक सॉलिड रॉक होता है और ये नेचुरली हमें ऑब्टेन होता है, ये तो हमें पता ही है, नेचुरली ऑब्टेन होता है। तो जो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन है इसकी सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है हमारी फायर को रेजिस्ट करने की। तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोर्टार फॉर विच बोथ सीमेंट एंड लाइम आर मिक्सड इज कॉल्ड। तो ऐसा क्या मोर्टार है जिसमें हम सीमेंट और लाइम दोनों को ही मिक्स करके यूज करते हैं, उस मोर्टार को क्या कहा जाता है? ये सी 2000 में पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गॉज्ड मोर्टार, सीमेंट मोर्टार, लाइम मोर्टार या लाइट वेट मोर्टार। तो सबसे पहली बात, सीमेंट मोर्टार नहीं कहेंगे और लाइम मोर्टार नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों को कंबाइन करके बना रहे हैं, तो हम उस मोर्टार को गॉज्ड मोर्टार कहते हैं। गॉज्ड मोर्टार विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक एस्टिमेट ऑफ टाइम फॉर एन एक्टिविटी आर 2 डेज। तो ये हमारा टीओ की वैल्यू है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक एम की वैल्यू हमारी 3 डेज है, क्योंकि मोस्ट लाइकली हमारा टीएम है तो ये हमारा 3 डेज हो जाएगा। पेसिमिस्टिक डेज की बात करें तो 7 डेज बोला है, टीपी की वैल्यू हमारी होगी 7 डेज। ऑप्टिमिस्टिक हो गया हमारा टी नॉट, विच जो कि हमारी वैल्यू गिवन है 2 डेज। तो अब वो बोल रहा है एक तो एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लो और एक हमारा वेरिएंस निकाल लो। तो एक्सपेक्टेड टाइम की अगर हम बात करते हैं, टी की बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा टी नॉट प्लस 4tm प्लस टीपी अपॉन 6। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा एस्टिमेटेड टाइम की वैल्यू होती है कि टी नॉट प्लस 4tm प्लस टीपी अपॉन 6। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो टी नॉट की वैल्यू है 2 प्लस 4 इंटू टीएम हमारा हो जाएगा 3 प्लस टीपी की वैल्यू है 7 अपॉन 6। तो ये बेसिकली आ रहा है मेरा 2 प्लस 12 प्लस 7 अपॉन 6। तो अगर हम बात करते हैं तो 2 प्लस 12 हो जाएगा हमारा 14, 14 प्लस 7 हो जाएगा 21 अपॉन 6। 21 अपॉन 6 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.5 आएगा। तो अगर मैं एस्टिमेटेड टाइम की बात करूं तो एस्टिमेटेड टाइम की वैल्यू तो मुझे मिल गई है 3.5, 21 अपॉन 6। अब वो बोला है वेरिएंस निकालो, तो वेरिएंस की अगर हम बात करें तो वेरिएंस और एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो वेरिएंस की बात की जाए तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा टीपी माइनस टी नॉट, टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 की वैल्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। वहीं पर अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएंस आया है उसी का हम रूट ले लेते हैं। तो अभी हमें तो वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस की बात करें तो टीपी की वैल्यू हमें दे रखी थी 7, टीपी की वैल्यू हमें दे रखी थी, क्वेश्चन में हमें जाके चेक करना पड़ेगा। टीपी की वैल्यू हमारी 7 थी और टी नॉट की वैल्यू हमारी 1 थी या 2। हाँ, तो टीपी की वैल्यू हमारी 7 है और टी नॉट की वैल्यू 2 है। तो अगर हम टीपी की वैल्यू की बात करें, टीपी की वैल्यू हमारी 7 है और टी नॉट की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा हमारा 5। 7 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 5 अपॉन में 6 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 36। 25 अपॉन 36 हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा 25 अपॉन 36 हो गया हमारा वेरिएंस। यहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते तो वो हो जाता हमारा 5 अपॉन 6 और हमारा एक्सपेक्टेड टाइम निकल के आया है, अभी एक्सपेक्टेड टाइम निकल के आया है 3.5। तो मेरे को लगता है ऑप्शन में होना चाहिए दोनों। फटाफट से चेक करते हैं। तो 3.5 हमारा डेज निकल के एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस हमारा निकल के आया था 25 अपॉन 36। तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन रोल ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, मतलब C2S की वैल्यू की बात कर रहे हैं। C2S का मेन रोल क्या है? जो हमारा सीमेंट में 4 बोक्स कंपाउंड होते हैं, C2S हो गया, C3S हो गया, C3A हो गया और C4AF हो गया। तो अगर हम C4AF की बात करें तो कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता। C3A की बात करें तो एल्यूमिना होने की वजह से बहुत जल्दी हाइड्रेशन शो करने लगता है, तो क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इवन फ्लैश सेटिंग भी कह सकते हैं। और अगर हम C3S की बात करें तो ये हमारी अर्ली डेज में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, अर्ली डेज के लिए जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है वो C3S का काम है। और C2S की बात करें तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारा फ्यूचर कंडीशन में। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है जस्ट सीमेंट में, उसमें C2S की वैल्यू इंक्रीज कर जाते हैं। तो मेन रोल पूछ रहा है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट कंपाउंड का मेन रोल क्या है? तो इट प्रोवाइड अल्टीमेट स्ट्रेंथ एट द लेटर एज, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो ये विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये रिटार्ड करता है फ्लैशिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, या फिर ये प्रोवाइड करता है कलर इफेक्ट इन सीमेंट, तो ऐसी बात नहीं है। और ये क्या फ्लैश सेटिंग करता है? तो नो। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। C2S का काम है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। आप देख सकते हो एग्जाम्स में पूछा गया है। वेल, आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके लिंक देख सकते हैं, या फिर आपको यहीं पे आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप जरूर देखिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें कि आपको किस तरीके के और क्वेश्चन चाहिए, या हम किस और टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ा है तो आंसर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।